मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उसके जो 50 एमसीक्यू हैं, टॉप 50 एमसीक्यू जो बार बार आपके सामने अलग अलग जो एग्जामों में राजस्थान के जो एग्जाम है उसमें पूछे गए और सीटी के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 1-2% यहाँ से ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। उसकी जो क्लास है वो चल रही है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपके सामने। जो आपका पार्ट फर्स्ट होने वाला है ना, उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब ये पार्ट सेकंड है वो आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देख लेना। पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ सकते हो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। 40K के बहुत ज्यादा करीब है। सारे के बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ अगला कौन से टॉपिक पे प्रश्न लेकर आने हैं मुझे। चलिए शुरू करते हैं। बेरार सभ्यता की प्राचीन नाम क्या था और वह किस जनपद की राजधानी थी? कौन सी बेरार सभ्यता है, उसका प्राचीन पहले का नाम क्या हुआ करता था और आपके सामने पहले वो कौन सी जनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो मैंने आपके सामने बताया है, इसका नाम क्या होता था? विराट नगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते थे? विराट नगर के नाम से जाना जाता था। इसको जो बसाने का काम है वो राजा विराट के द्वारा आपके सामने किया गया था। किसके द्वारा? राजा विराट के द्वारा किया गया था। जब आपके सामने 16 जनपद होते हैं, क्या होता है वैदिक सभ्यता के बाद में जब जनपदों का दौर आता है तो 16 जनपद होते हैं। अंग हो गया आपके सामने, वस्ती हो गया है ना, मत्स्य हो गया आपके सामने, जो मगध हो गया। तो इस प्रकार के जो जनपदों का दौर था उस समय इस जनपद को किसके नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था भाई? मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपके सामने अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलता था। और भी अगर इसके इंपॉर्टेंट की प्रश्नों की बात करें तो बाण गंगा नदी है। कौन सी नदी है? बाण जो गंगा नदी है उसके किनारे आपके सामने ये देखने को मिलती थी। और यहाँ पर जो पांडव हैं उन्होंने आपके सामने इस जनपद के अंदर या विराट नगर के अंदर आकर अपना अज्ञातवास है वो काटा था। क्या क्या था? उनका जो अज्ञातवास था ना, अज्ञातवास था कितने साल का? 13 साल का। आपके सामने 13 वर्ष का जो उनका अज्ञातवास है, उनका जो उसका कुछ समय इन्होंने इस जनपद में भी निकाला था। कहा जाता है जो बाणगंगा नदी है वो अर्जुन के द्वारा तीर मारकर आपके सामने उसकी एक धारा निकली थी और उसी से बाणगंगा है वो उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। थ्योरी भी साथ साथ आपको अच्छे से बताऊंगा। विराटनगर वर्तमान में किस प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है? जो विराटनगर है वो वर्तमान समय में कौन से जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है? आपके सामने कोटपुतली बेरोड के अंतर्गत आपके सामने जो जयपुर में है। कहाँ पे? आपके सामने पहले जो जयपुर में हुआ करता था कोटपुतली बेरोड, उसके अंतर्गत आपके सामने ये देखने को मिलती है पूरी जो बेराट या विराटनगर जो जनपद है वो। समझ में आ गया? कोटपुतली बेरोड के अंदर। अगले वाला प्रश्न है, 1837 में कैप्टन बर्न ने बेराट की किस पहाड़ी पर सम्राट अशोक के प्रसिद्ध भाबरू शिलालेख का खोजा था? तो कौन सी पे? बीजक की डूंगरी पे। आपके सामने देखो क्या होता है, जो अशोक है ना, सम्राट अशोक है, उनके द्वारा आपके सामने अलग अलग शिलालेख लिखे गए। अब शिलालेख क्या होते हैं पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या शिलालेख क्या होते हैं? जो आपके सामने शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख आपके सामने क्या होता है? एक पत्थर होता है। क्या होता है? कोई एक बड़ी सी चट्टान होती थी, उस पर आपके सामने कोई भी भाई, जैसे राजा अशोक है, सम्राट अशोक है, उसने महात्मा बुद्ध के बारे में अपने विचार है ना, वो बौद्ध धर्म के बारे में अपने विचार वो पत्थरों पर लिख दिया करते थे। पहले कागज पन्ने वगैरह तो इतने होते नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो उन्होंने क्या क्या बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती थी ना, उन पे जो छीनी हथौड़ों के माध्यम से अपने शब्दों को उकेर दिया था। उन्हीं को शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा ही शिलालेख आपके सामने जो बेरार सभ्यता है उसके आपके सामने बीजक की डूंगरी नामक आपके सामने जो पहाड़ी है उसके ऊपर भामरू जो शिलालेख है वो देखने को मिलता है। इस शिलालेख की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि यहाँ पर आपके सामने जो सम्राट अशोक है, क्या कौन है? जो सम्राट अशोक है ना, उसके आपके सामने बौद्ध धर्म को अपनाने का, कौन से धर्म को अपनाने का? बौद्ध धर्म को अपनाने का पूरा जो साक्ष्य है वो देखने को मिलता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के जो नियम, संघ और आपके सामने उन सभी चीजों को उसमें अच्छे से बताया गया है। अच्छा, इसकी खोज कब की गई? ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भामरू शिलालेख है ना, उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो कैप्टन बर्न के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन जो बर्न है उनके द्वारा आपके सामने खोज की गई। कब? 1837 के अंदर। कब की गई? 1837 के अंदर की गई है। ठीक है, आपके सामने। अब वर्तमान समय में इस शिलालेख को कहां पर रखा गया है? इसको कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। कहां पर रखा गया भाई? कोलकाता का जो म्यूजियम है वहां पर आपके सामने इसको रखा गया है। तो सारे प्रश्न अच्छे से समझ लेना। बिंजक की डूंगरी पर मिला है, सम्राट अशोक से संबंधित है, मामरू शिलालेख इसका नाम है। ठीक है ना? यहाँ पर
जो सम्राट अशोक है उसका बौद्ध धर्म को मानने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कैप्टन बर्ड ने 1837 में इसको खोजा था और वर्तमान समय में कोलकाता के म्यूजियम में इसको रखा गया है। ठीक है, सारे पॉइंट एकदम डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता दिए हैं। भामरू शिलालेख में सम्राट अशोक ने किस धर्म के प्रति निष्ठा, बौद्ध धर्म और संघ का सबसे बड़ा पक्का प्रमाण देखने को मिलता है। तो कौन सा शिलालेख किससे संबंधित था आपके सामने, यह शिलालेख आपके सामने जो संबंधित था वो किससे संबंधित था भाई, बौद्ध धर्म से आपके सामने इसका संबंध देखने को मिलता है। कौन से धर्म से संबंधित देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म से इसका जो संबंध है वो देखने को मिलता है। ठीक है, पहले बता दिया मैंने आपके सामने कि बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। राजस्थान का वह पहला स्थान कहां पर है जहां पर बौद्ध स्तूप, गोल मंदिर एवं बौद्ध मठों के अवशेष देखने को मिलते हैं। कौन सी सभ्यता है, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप देखने को मिले हैं। अब बुद्ध स्तूप क्या होते हैं भाई आपके सामने, जैसे अपने मंदिर होते हैं ना, है ना, हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है, ऐसे ही आपके सामने जो अपना बौद्ध धर्म होता है उसके अंदर स्तूपों का निर्माण कराया जाता है ना, गोलाकार होते हैं, ऐसे आपके सामने ऐसे होते हैं, ऊपर से जाकर ऐसे इस टाइप में बनाए जाते हैं, पूरे गोलाकार टाइप में बनाए जाते हैं, उनको बौद्ध स्तूप बोला जाता है। और बौद्ध मठ क्या होते हैं, जहाँ पर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो अपनी पूजा पाठ करते हैं भाई, अपना विचारों का दान प्रदान करते हैं। बौद्ध भिक्षुक जहाँ पर रहते हैं उनको बौद्ध मठ कहा जाता है। तो ये कहाँ पर देखने को मिले, कौन सी सभ्यता में देखने को मिले, तो भाई बैराट के अंदर देखने को मिलते हैं। किसके देखने को मिलते हैं, बैराट में देखने को मिलते हैं। इन बौद्ध स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, सम्राट अशोक है ना, उनके द्वारा आपके सामने इनका जो निर्माण है वो कराया गया था। ठीक है, अब क्या होता आपके सामने, बौद्ध स्तूप या गोल मंदिर का निर्माण कराया गया। अब आपके सामने एक चीनी यात्री था, कौन था भाई आपके सामने, एक चीनी यात्री था आपके सामने, हेन सांग। वो यहाँ पर आपके सामने घूमने के लिए आता है। ठीक है, और वो यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर जो बैराट सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, जो बैराट सभ्यता ना, यहाँ पर आपके सामने उस समय जब हेनसांग घूमने आता है तब 8 मठ है ना वो इस समय भी अच्छे से चल रहे थे। हेनसांग वो अपनी पढ़ाई करने के लिए आता है, फिर वो भारत भ्रमण भी करता है, और हेनसांग है ना जब आता है तो वो पाता है कि बैराट सभ्यता के अंदर 8 मठ है वो उस समय काम कर रहे थे, मतलब संचालित रूप से चल रहे थे। ठीक है, बौद्ध स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। है कौन सी सभ्यता में, बैराट सभ्यता में। कितने मठ थे उस समय, 8 मठ यहाँ पर देखने को मिलते थे। किसने बताई ये बात, यहाँ पर ये बात हेनसांग के द्वारा आपके सामने बताई गई थी। ठीक है, चलिए एक एक चीज, इतना डिस्क्रिप्शन में कोई नहीं बताता है जितना मैं आपको एकदम डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूं। बैराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1936 से लेकर 1937 के बीच में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी भाई आपके सामने, दयाराम साहनी के द्वारा। बैराट सभ्यता है ना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी आपके सामने, जो दयाराम साहनी है उसके द्वारा की गई थी। और नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित है, उन्होंने फिर आगे जाकर इसका उत्खनन है वो किया रहा था। लेकिन खोज की बात करें तो दयाराम साहनी उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद में इसकी और ज्यादा खुदाई नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित उनके द्वारा की गई थी। समझ में आ गया, चलिए। सूती वस्त्र में बंधी 36 चांदी के सिक्के आहत, देखो आहत शब्द आएगा तो आप काफी बार अगर सिक्के नहीं देके रखें तो आपको एक शब्द देखने को मिलेगा आहत। आहत क्या होता है, जो प्राचीन भारत में, कहां पर, जो प्राचीन भारत के अंदर आपके सामने जो सिक्के होते हैं, प्राचीन भारत के जो सिक्के होते हैं ना, उनको किसके नाम से जाना जाता है, उनको आहत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आहत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा उनको मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने टोकन भी दिया जा सकता है आपके सामने काफी बार, और आपके सामने जो पंचमार्क जैसा शब्द वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 36 चांदी के मुद्राएं आहत देखने को मिली थी, जिन्हें पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है, जिसमें 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की हैं। कहां से मिली हैं, तो देखो जब सम्राट अशोक ने आपके सामने क्या हुआ, इसको मैं पूरा बताऊं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो जब सम्राट अशोक है ना आपके सामने, सम्राट अशोक ने आपके सामने, सम्राट अशोक ने क्या किया था, मंदिर का निर्माण किया था, है ना, मंदिर का निर्माण मिलता है। उसके बाद में इसमें और खुदाई की जाती है ना, तो क्या मिलते हैं, उस मंदिर के अंदर 36 चांदी के सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं, चांदी के आहत या सिक्के मिलते हैं। उस 36 सिक्कों के अंदर आपके सामने क्या होते हैं, 8 सिक्के तो भारतीय मिलते हैं,
क्या मिलते हैं? 8 सिक्के तो क्या मिलते हैं? भारतीय सभ्यता के सिक्के हैं। भारतीय सभ्यता के आपके सामने सिक्के हैं। भारतीय सभ्यता के आहत मतलब सिक्के। इसका अर्थ क्या है? कोई भारतीय जो राजा है ना, उनकी आपके सामने 8 सिक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन बाकी के जो 28 सिक्के हैं ना, बाकी के जो 28 आहत या जो सिक्के हैं ना, वो किसके मिलते हैं भाई? इंडो ग्रीक। किसके? जो इंडो और जो ग्रीक राजा होते हैं ना, उनके देखने को मिलते हैं। किनके देखने को मिलते हैं? इंडो ग्रीक जो राजा हैं उनके आपके सामने देखने को मिलते हैं। और उन 28 में से भी 16 जो सिक्के हैं वो आपके सामने जो यूनानी राजा है, कौन? राजा मिनिएंडर है, उसके मिलते हैं। किसके मिलते हैं? राजा मिनिएंडर हैं, वो उनके देखने को मिलते हैं। ठीक है। कौन सी सभ्यता में देखने को मिलते हैं? बेराट सभ्यता के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? 36 सिक्के मिले, आहत मतलब सिक्के होते हैं, है ना। उसमें से 28 किसके थे? आहत इंडो ग्रीक राजाओं के थे, इंडो ग्रीक जो राजा है उसमें। और 16 जो आपके सामने राजा मिनेंडर, वो भी इंडो ग्रीक वाला ही था। ठीक है। और आपके सामने 8 भारतीय राज्यों के मिले हैं। अब राजा मिनेंडर की बात करें तो राजा मिनेंडर का आपके सामने गुरु कौन था, उसके बारे में आप मेरे को बता देना। ठीक है। चलिए अगले वाला है, प्रसिद्ध यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल की यात्रा की थी जिसे पर यात्रा कहा गया? क्या कहा गया आपके सामने? सबसे पहले तो यह शब्द समझ लेना, पर यात्रा कहा गया है। ठीक है। कौन सी शताब्दी में की उसने? 7वीं शताब्दी में की। कौन सी शताब्दी में की? आपके सामने 7वीं शताब्दी के अंदर आपके सामने उसके द्वारा क्या की गई थी? पूरी की पूरी आपके सामने पर यात्रा वो की गई थी। तो किसके अंदर की गई थी भाई? आपके सामने हेनसांग के द्वारा। जो आपके सामने कौन सी सभ्यता थी? भीनमाल या बेराट सभ्यता। कौन सी? भीनमाल या बेराट सभ्यता। ठीक है। अब हेनसांग है ना, वो क्या था आपके सामने? वो यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय उसके अंदर पढ़ाई करने के लिए आया था। तो पढ़ाई के करने के साथ साथ वो पूरे भारत भ्रमण के ऊपर भी जाता है। जब भारत भ्रमण पे जाता है तो वो कहाँ पर पहुँचता है? भीनमाल और बेराट जो सभ्यता वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर वो देखता है कि 8 मठ है ना, यहाँ पर अभी भी आपके सामने क्या है? वास्तविक रूप से काम कर रहे हैं, जहाँ पर बौद्ध धर्म को अनुयायी है वो यहाँ पर रहते हैं या अपना जो पूजा पाठ है वो करते हैं। हेनसांग जो है वो आपके सामने राजा हर्षवर्धन, ये पर्सन कंपटीशन में काफी बार आता है। कौन से राजा के टाइम पर आया था? जो राजा हर्षवर्धन है उसके टाइम पर आपके सामने घूमने के लिए आया था। इसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी भाई? आपके सामने सी यू की। कौन सी किताब लिखी गई थी? सी यू की नामक किताब है वो लिखी गई थी। कौन सी किताब लिखी गई थी? सी यू की नामक किताब है वो हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। 7वीं शताब्दी में घूमने आया था। किसके लिए? अपनी पढ़ाई के लिए, और भारत भ्रमण भी किया था। राजा हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। ठीक है। फिर वो भीनमाल और बेराट सभ्यता में पहुंचता है तो वो पाता है कि यहाँ पर 8 जो क्या है मठ अभी भी काम कर रहे हैं। समझ में आ गई आपको? अच्छे से सारी चीजें अच्छे से समझ लेना। चलिए अगले वाला प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़े। महाभारत के काल में जो साक्ष्य हैं, जैसे पांडवों ने अज्ञातवास, भीमचूला और किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पर जो पांडव है ना, उनके संबंधित आपके सामने भीमचूला देखने को मिलता है। ये कहाँ पर देखने को मिला था भाई? आपके सामने बेराट सभ्यता के अंदर देखने को मिला था। मैंने बताया था ना, बाणगंगा नदी के किनारे सभ्यता है। अर्जुन ने तीर मारकर यहाँ पर एक गंगा की धारा निकाली थी जिसका नाम बाणगंगा है। यहाँ पर 13 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो लगभग यहाँ पर आपके सामने उसका कुछ वर्ष यहाँ पर उनके द्वारा काटे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई भाई? आपके सामने बार बार बता रहा हूं, बाणगंगा नदी के किनारे है वो विकसित हुई। किसके द्वारा विकसित हुई है? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला वाला प्रश्न, किस हूण आकर्ता राजा ने बेराट के मठों और विहारों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर लिया था? देखो, हूण जो राजा थे ना, कौन थे? जैसे एक इतिहास में एक बहुत बड़ी चीज चलती है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए ना, उन्होंने हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े बड़े मंदिर थे उनको तोड़कर उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण कराया। इसका इतिहास में साक्ष्य भी देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ आपके सामने मुस्लिम आक्रमणकारियों ने या मुस्लिम राजाओं ने ऐसा नहीं किया है। काफी हिंदू राजा भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से मठों को तोड़ने का काम किया है। उसमें हूण का आपके सामने राजा था मिहिर कुल। कौन था? राजा जो मिहिर है,
मिहिर कुल आपके सामने है ना, वो सेव भक्त था। सेव भक्त कौन होते हैं आपके सामने? सेव भक्त होते हैं जो भगवान शिव को मानने वाले होते हैं ना, उन लोगों को सेव भक्त बोला जाता है। हुण राजा मिहिर कुल है वो सेव भक्त था, भगवान शिव को मानने वाला था, और उसको जो बौद्ध धर्म से बिल्कुल नफरत थी। तो वो क्या, जैसे ही बेराट सभ्यता में पहुंचा, वहां पर जो मैंने बताया, हेनसांग ने बताया था, 8 मठ काम वहां पर अभी भी संचालित हो रहे थे, उन मठों को इन्होंने तोड़ दिया। समझ में आ गया? किसने तोड़ दिया? मिहिर कुल ने तोड़ दिया। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से साम्राज्य से थे? हुण साम्राज्य से देखने को मिलते थे। कौन से धर्म को मानते थे? सेव भक्त, जो भगवान शिव उसकी भक्ति किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। तो सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही मंदिरों का विनाश नहीं किया, आपके सामने हिंदू राजाओं ने भी किया है। शंख लिपि के प्रचुर मात्रा में साक्ष्य कहाँ, पहाड़ियों और किस गुफाओं में देखने को मिलते हैं? कहाँ पर देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने बेराट सभ्यता के अंदर। शंख लिपि क्या है भाई? बेराट सभ्यता के अंदर जो अलग अलग प्रकार के संत महात्मा या राजाओं के बारे में लिखा गया है, और वो ऐसा लिखा गया है जैसे शंख होता ना, उसके ऐसे चूपली सी होती है लास्ट में, ऐसा सा देखने को मिलता है। तो ऐसे आपके सामने कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। उस लिपि को क्या कहा गया? शंख लिपि के नाम से जाना गया है। अब ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आपके सामने बेराट सभ्यता के अंदर जो पहाड़ियों पर जो चित्र मिले वो कौन सी लिपि में लिखे गए? शंख लिपि में लिखे गए। तो उल्टा भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए अगले वाली सभ्यता की तरफ बढ़े। किस पुरातात्विक स्थल ने भारत में किस पुरातात्विक स्थल ने भारत में ताम्र युगीन संस्कृति की जननी माना जाता है? अब ताम्र युगीन संस्कृति कौन सी होती है? कौन सी संस्कृति? ताम्र युगीन संस्कृति कौन सी होती है? ताम्र युगीन संस्कृति होती है आपके सामने जो तांबे का, जिन लोगों को तांबे का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? तांबे धातु को, जो तांबे की जो धातु होती है ना, उसका ज्ञान था। उसके हथियार बनाते थे, उनके उपकरण बनाते थे, उनको ताम्र युगीन संस्कृति कहा जाता है। और ताम्र युगीन संस्कृति की जननी क्या है कि मतलब सबसे पहले जो तांबा है उसका प्रयोग इस सभ्यता में देखने को मिला था। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। देखो गणेश्वर सभ्यता ना वर्तमान समय में सीकर के पास पड़ती है आपके सामने। और आपको पता है सीकर जूनों के जो खेतड़ी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो खेतड़ी क्षेत्र है, वहां पर आज भी जो तांबे की जो खान है ना वो निकलती है। और ये आज से तांबा नहीं निकल रहा है, देख लो ये कुछ समय गणेश्वर सभ्यता रही होगी हड़प्पा सभ्यता के कार्यकाल में, तब से यहाँ पर तांबा निकल रहा है। यहाँ पर आपके सामने क्या क्या देखने को मिला था? एक मछली को पकड़ने का कांटा, मछली को पकड़ने का कांटा, पकड़ने का कांटा देखने को मिला था आपके सामने। ठीक है, कुल्हाड़ी, दंताली जैसी आपके सामने चीजें देखने को मिली है, लेकिन मछली पकड़ने का जो कांटा है वो तांबे का देखने को मिला और उसमें 99% तांबे का प्रयोग है वो किया गया था। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। और इस संस्कृति को ताम्र युगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में किस जिले व किस नदी के उद्गम पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान किस जिले की किस नदी पर उत्गम आपके सामने? नीम का थाना जिला मान सकते हो, लेकिन भाई आपके सामने इसको नीम का थाना मत लिखो, सीकर लिखो यहाँ पर। सीकर, क्योंकि नीम का थाना को जिले को हटा दिया, सीकर ही है। सीकर की जो कातली नदी है, कौन सी है? जो काटली नदी है ना, काटली नदी बोला जाता है, उस नदी के किनारे मुहाने पर आपके सामने क्या है? गणेश्वर सभ्यता वो बसी हुई है। क्या है? जो आपके सामने जो पूरी की पूरी सभ्यता है ना, वो आपके सामने जो कातली नदी है ना, उसकी आपके सामने मुहाने पर बसी हुई। ठीक है, और कहाँ पर पड़ती है कातली नदी? ये सीकर के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। गणेश्वर सभ्यता की खोज व उत्खनन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? रतन चंद्र अग्रवाल है, उनके द्वारा 1977 में, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 में, किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल है, इनके द्वारा 1977 के अंदर क्या किया गया था? जो गणेश्वर सभ्यता ना उसकी खोज की गई थी, उसको उत्खनन या खुदाई करने का काम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। गणेश्वर से मिले तांबे के उपकरण में तांबे की शुद्धता की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो कितनी मात्रा पाई जाती है भाई? 99% है वो आपके सामने देखने को मिलती है। मतलब लगभग प्योर तांबा है वो एकदम प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज से साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर जो तांबा है वो कितनी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा को और दोहरी तलवार के तीर किस सभ्यता के मुख्य? तो
मछली को पकड़ने का कांटा मिला है और दोहरी तलवार देखने को मिली है, मतलब दोहरी तांबे की तीर, तलवार नहीं भाई तीर देखने को मिले। कौन सी सभ्यता से देखने को मिले? तो आपके सामने गणेश्वर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? देखो दो चीज आपको मैं बता देता हूं। तांबे को गलाने की जो भट्टियां ना, गलाने की जो भट्टियां हैं, जो भट्टी हैं वो तो मिली है बेराट उससे, आहड़ सभ्यता से। ठीक है, आहड़ सभ्यता या बेहड़ सभ्यता भी बोल सकते हैं, बेहड़ सभ्यता भी बोल सकते हैं या बनास सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसको धूलकोट बोला जाता है, ताम्रवर्ती भी बोला जाता है, घाट पूर्व भी बोला जाता है। उस सभ्यता से देखने को मिली है। लेकिन तांबे के उपकरण क्या है? तांबे के उपकरणों की जहां पर बात आ जाए, तांबों के उपकरणों की बात आ जाए, वो कौन सी सभ्यता से देखने को मिले? गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिले। कौन सी सभ्यता से देखने को मिले? गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिले। ऑप्शन नंबर बी है, उसमें मछली का कांटा आ जाएगा या दोहरे जो आपके सामने तांबे का तीर है वो इसका प्रमुख उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। मिट्टी से बना छल्लादार बर्तन, रिंग पोट्स। कौन सी पोट? जो रिंग पोट्स आपके सामने, उन रिंग पोट्स और दोहरे पेचदार सिरे वाले ताम्र पिन कहां पर मिली है? पश्चिमी एशिया में कौन सा संबंध रखती है? मतलब तांबे के आपके सामने क्या है? तांबे के आपके सामने जो पिन मिली है और मिट्टी के छल्लेदार आपके सामने क्या मिले हैं? बर्तन है वो देखने को मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिले हैं। अब इनको क्या बोला जाता है? जो मिट्टी के बर्तन है बहुत ज्यादा सुंदर थे, इनको क्या बोला जाता था? कर्षि सर्वणीय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता था? कर्षि सर्वणीय के नाम से। कर्षि सर्वणीय मर्द पात्र, किसके नाम से? मर्द पात्र के नाम से इसको जाना जाता था। कर्षि सर्वणीय मर्द पात्र के नाम से, मिट्टी के बर्तनों के नाम से इसको जाना जाता था। गणेश्वर सभ्यता में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। उन मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का सप्लाई करते थे? तो मैंने बता दिया बार बार, गणेश्वर सभ्यता के लोग हैं, यहाँ पर तांबे की खान देखने को मिलती थी, तो तांबे को ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। महासतियों का टीला और भारत का सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां पर देखने को मिलते हैं? समझ में आ गया? तो भारत में सबसे पहले, ये सबसे प्राचीन समय में पशुपालन कौन सी सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है? भाई आपके सामने कौन सी सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है? बागोर सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। जो भीलवाड़ा के अंदर जो बागोर सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता भाई? भीलवाड़ा के अंदर जो बागोर सभ्यता है ना, वहां पर सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले देखने को मिलता है पशुपालन के साक्ष्य। बागोर सभ्यता का उत्खनन किनके निर्देशन में हुआ है? किनके निर्देशन में हुआ है? डॉक्टर वी.एन. मिश्रा है, वीरेंद्र नाथ मिश्र है, उन्होंने क्या किया था? इसका उत्खनन या इसकी खोज वो की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला। डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आहड़ सभ्यता के विस्तार माना जाने वाला गिलुंड नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है उसका विस्तार देखने को मिलता है? तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला भाई? आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, आहड़ सभ्यता। मैंने बार बार बताया आपको, बनास नदी के किनारे देखने को मिलती है। राजस्थान के किस लोहा युगीन तत्व को लोहा गलाने की भट्टियां और बारूद जैसी आकृतियां मिली? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। जो लोहा को गलाने की भट्टियां कहां पर मिली है? सुनारी जो आपके सामने जूना की सभ्यता है, और जोधपुरा जो आपके सामने सभ्यता वो जयपुर में देखने को मिलती है। और ये जोधपुरा सभ्यता ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर प्रश्न आगे अगर आपको नहीं पता तो जोधपुरा सभ्यता उसको बच्चे कहां पर मार के आ जाएंगे? जोधपुर के अंदर मारकर आ जाएंगे। लेकिन गलत होगा वो ऑप्शन। कौन सा सही होगा? ये सभ्यता जयपुर के अंदर थी। इसकी क्या विशेषता थी? यहाँ पर लोगों को गलाने की भट्टियां और बारूद जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। रेड टॉप में प्राचीन स्थल को टाटा नगर क्यों कहा जाता है? क्यों देखने को मिलता है भाई आपके सामने? क्योंकि जो रेड है टोक जो नामक सभ्यता वहां पर क्या उसको क्यों? क्योंकि एशिया के सबसे बड़ा प्राचीन सिक्कों का भंडार है। मालवा जनपद के सिक्के यहाँ पर देखने को मिले हैं। समझ में आ गया? तो उनको निर्माण यहाँ पर किया जाता था। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न है, 5 संस्कृति युगों के अवशेष और कलर पोट्री के लेकर आर्य व कुषाण काल तक राजस्थान के किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं? मतलब राजस्थान की जो 5 संस्कृतियां हैं
वहाँ पे कलर्ड पोइट्री, कलर्ड पोइट्री क्या होती है, जो मिट्टी के बर्तन है ना उन पे कलर किया जाता है, उसको कलर्ड पोइट्री के नाम से जाना जाता है। वो मौर्य से लेकर कुषाण काल तक देखने को मिलता है। कौन से स्थल से प्राप्त हुए भाई, आपके सामने नौह भरतपुर से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं भाई, नौह भरतपुर से आपके सामने देखने को मिलता है। तो ये थे आपके सामने टॉप 50 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।